चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो कंपाउंड न्यूक्लियस, आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगी आपके लिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो कंपाउंड न्यूक्लियस के बारे में हम बात कर रहे थे बेटा। कंपाउंड न्यूक्लियस में हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन है इट इज रिलेटिवली स्लो एज कंपेयर टू योर डायरेक्ट रिएक्शंस। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है बिटवीन द टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल दैट हैपेंस टू बी इन द रेंज 10 रेज़ टू पावर -22 से लेके 10 रेज़ टू पावर -23 सेकंड में होती है। तो दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जितना टाइम पीरियड होता है उतना ही होता है। लेकिन जो कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन है इट इज रिलेटिवली स्लोअर एंड इसका जो टाइम पीरियड है 10⁻⁻16 सेकंड के रिगार्डिंग होता है। जो बीच वाला पोर्शन है उसमें जो कंपाउंड न्यूक्लियस है दैट कैरीज द मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिके प्रोडक्ट्स। तो जो स्टार्टिंग प्रोजेक्टाइल है टारगेट है वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में एंड अल्टीमेटली आपका एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है। यानी कंपाउंड न्यूक्लियस जो है वो भूल जाता है कि उसकी फॉर्मेशन कैसी हुई, उसको अपने पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता। तो कंपाउंड न्यूक्लियस डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी इस फॉर्मेशन। तो इसकी फॉर्मेशन कब कैसी हुई है इसको कुछ भी पता नहीं होता। एंड जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसके कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, जो इतने न्यूक्लियंस है या उसके अंदर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन है, उन पे डिपेंड करेगा कि उनकी जो फाइनल प्रोडक्ट कैसे होंगे। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे घोषाल का जगह जो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है दैट इज गुड। उन्होंने वहां पे डिस्कस किया हुआ कि कंपाउंड न्यूक्लियस डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स पेरेंट्स। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहती एंड उसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट जो प्रूव किए। सो ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने बात की हुई है बेटा डायरेक्ट रिएक्शन, कंपाउंड न्यूक्लियस रिएक्शन, या फिर उसके बाद ब्रेकअप रिएक्शन के बारे में, फ्यूचर के बारे में जो बात हमने की हुई है, या प्री कंपाउंड न्यूक्लियस वाली बात वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा इसके बारे में। तो ये वाला कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन या फिर उसके बाद प्री कंपाउंड न्यूक्लियस, वो सारे का सारा पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ से हम बात करते हैं इसके बाद यहाँ तक हम कर चुके हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस जो नील्स बोहर ने ये वाली थ्योरी जो 1936 में दी थी इसके अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो इसमें दे रखा है कि नील्स बोहर ने इसको स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट किया था, उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वगैरह मिले हैं। फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे होगा? तो in this case incident particle strikes the target nucleus and the two nuclei combine to form a nucleus known as the compound nucleus। तो जो कंपाउंड न्यूक्लियस है उसको फॉर्म करने के लिए न्यूक्लियस टारगेट न्यूक्लियस एंड जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है उन दोनों को आपस में फ्यूज करना जरूरी है। सो एट एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस काम के लिए जिसको हम बोलते हैं कूलम बैरियर। कूलम बैरियर के ऊपर जाके ही इसकी एनर्जी होती है तभी जाके वो फ्यूज हो पाएंगे, अदरवाइज क्या है कि जो आपका प्रोजेक्टाइल है वो स्कैटर होकर बाहर निकल जाएगा। अदर देन रिएक्शन, तो रिएक्शन करवाने के लिए कूलम्बिक बैरियर को पार करना बहुत जरूरी होता है। So in compound nucleus, energy available is shared among all the nucleus and the compound nucleus has no memory how it was formed। तो इसको अपने पेरेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। So let us consider that the target nucleus is bombarded with a projectile A। तो यहाँ पे X जो है वो टारगेट पार्टिकल है, ऑन द स्क्रीन दे रखा है बेटा। और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल है दैट हैपेंस टू बी ए पार्टिकल A। सपोज करिए यहाँ पे आपके पास फास्फोरस हो गया, यहाँ पे एक्स पे आपके पास आर्सेनिक हो गया, जो कंपाउंड न्यूक्लियस है 106 कैडमियम बन गया, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। सो वेयर सी प्राइम सी स्टार, सो सी स्टार का मतलब क्या हो गया, ये दीज आर द एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस। तो कंपाउंड न्यूक्लियस मोस्टली एक्साइटेड स्टेट में ही बनेगा। जो कंपाउंड न्यूक्लियस के पास एक्साइटेशन एनर्जी होगी दैट विल बी अवेलेबल इन द एक्साइटेड स्टेट्स। So if E of A is the kinetic energy of the incident particle and the excitation energy of the compound nucleus will be given by। अगर आपके पास पैरामीटर दे रखे हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट्स जो बनेगी, जो कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी होगी, इट हैपेंस टू बी E of X into M of X divided by M of X plus M of A plus M E of B। तो इसके वेरियस पैरामीटर यहाँ पे दे रखे हैं बेटा। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो ये सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन कर रखे हैं। सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस कैसे होगा? तो डिसइंटीग्रेशन कंपाउंड न्यूक्लियस के लिए इसको कंपाउंड न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए बिकॉज इट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रीवियस पार्ट। सो फॉर्मेशन पार्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी यहाँ पे लूज हो जाएगी। सो ओनली कंपाउंड न्यूक्लियस की जो प्रॉपर्टीज है वही डिसाइड करेंगी कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट क्या होंगे। तो कंपाउंड न्यूक्लियस की अगर एक्साइटेशन एनर्जी जो है 8 MeV से ज्यादा है तो वो डिके करने की सोचेगा, अदरवाइज नहीं सोचेगा। So if the lifetime of the compound nucleus is much greater than the time taken by the incident particle to pass through the nucleus,
that during this time there can be statistical fluctuation in the energy distribution among the various nucleons at a given instance. Excitation energy shared among several nuclei at a later state may be shared by some other nucleons. तो स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन वाला कंसेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया हुआ है, क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस जो होता है वो स्लो प्रोसेस है। इस केस में हमारे पास जो एनर्जी शेयरिंग होती है, इट हैपेंस टू बी शेयर्ड अमंग वेरियस न्यूक्लियस एंड इट इज आल्सो टाइम डिपेंडेंट। बिकॉज जो एनर्जी शेयरिंग है वो आपके पास स्टैटिस्टिकल सैंपल होता है, उसमें आपके पास एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम जो टोटल एनर्जी है इट मे बी डिस्कस्ड, इट मे बी शेयर्ड बाय सम 10 to 15 particles, and 10 to 15 different particles that they then can also share the same amount of energy at a later stage of time. तो अगर टाइम चेंज करेगा तो आपके पास पार्टिकल जो एनर्जी शेयर कर रहे हैं, दैट इज यू कैन सिंपली रीराइट इन द फॉर्म ऑफ Ni into Ei. इट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी। तो जो टोटल एनर्जी है इट कैन बी शेयर्ड बाय वेरियस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर जो टोटल एनर्जी होगी वो सारी की सारी कांस्टेंट ही रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड द स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन, और यू कैन से इट इज ए इंटरनल कॉम्बिनेशन। जो अगर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स आपने ढंग से पढ़ी हो तो इंटरनल कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे इंटरप्रेट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल फ्लक्चुएशन। तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो जितने पार्टिकल आपके पास एनर्जी शेयर कर रहे हैं वो भी वेरी करेंगे, और जो कितनी एनर्जी शेयर कर रहे हैं वो भी वेरी करेंगे। So it is possible that the excitation energy is concentrated at one or few group of particles or nucleons. So if the value of the excitation energy is large enough so that one nucleon or group of nuclei, a group of nucleons may escape from the compound nucleus, as a result compound nucleus disintegrate into the product nuclei. तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास sufficient amount of energy available है in the compound nucleus so that it is highly excited state, अगर मैंने पहले भी बताया था कि कंपाउंड न्यूक्लियस की जो लोअर एक्साइटेड स्टेट होगी उनकी जो लेवल विड्थ रहेगी वो ज्यादा रहेगी। मतलब लेवल विड्थ इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दी एनर्जी लेवल्स, वो डेल्टा ई के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लेटर स्टेज में भी बात करेंगे। तो आपके पास जो लेवल विड्थ होगी वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा रहेगी, एंड लेकिन हायर स्टेट्स में जाके आपके पास जो एनर्जी लेवल है मिक्सअप होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके बीच में जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंस है दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू लोअर एक्साइटेड स्टेट्स। तो जैसे जैसे आप कंपाउंड न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट में ऊपर जाते रहेंगे आपके पास एनर्जी लेवल का मिक्सअप ज्यादा बढ़ता जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या होगा, डीके विड्थ जो है स्मॉल होती जाएगी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे बात की हुई है। तो अगर आपके पास जो एनर्जी है इट इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू कॉरेस्पॉन्डिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो आपके पास अगर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड न्यूक्लियस की हायर एक्साइटेड स्टेट अवेलेबल होगी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो अगर आपके पास 10 न्यूक्लियर है तो अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी पार्टिकल कंपाउंड न्यूक्लियस की एनर्जी कम है तो वो लोअर एक्साइटेड स्टेट में बैठेंगे। अगर कंपाउंड न्यूक्लियस के पास ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है तो वो एनर्जी क्या करेगा, न्यूक्लियस को इंपार्ट कर देगा, एंड न्यूक्लियस विल बी अवेलेबल इन दी हायर एक्साइटेड स्टेट। तो न्यूक्लियस जो है जंप करके हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे जहां पे आपके पास डिके विड्थ कम होगी, एनर्जी लेवल का डिफरेंस ज्यादा कम हो जाएगा, एंड वहां से क्या करेंगे कि आपके पास जो पार्टिकल है डिके पॉसिबल हो जाएगा, वहां पे आपके पास कॉन्टिन्यूम बन जाएगा न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड डिके पॉसिबल हो जाएगा। प्रोटॉन एमिशन चैनल, न्यूट्रॉन एमिशन चैनल, सारे के सारे चैनल आपके पास ओपन होने शुरू हो जाएंगे। तो अगर कंपाउंड न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम है तो वो कंपाउंड न्यूक्लियस की ग्राउंड स्टेट में डिके करेगा सो दैट इट विल बी स्टेबलाइज्ड न्यूक्लियस, अदरवाइज आपके पास पार्टिकल एमिशन स्टार्ट हो जाएगा अगर ज्यादा एक्साइटेड स्टेट होगी तो ज्यादा। अगर डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज अवेलेबल टू द कंपाउंड न्यूक्लियस, आपके पास डिसाइड किया जाएगा कि वेदर इट विल डिके और इट विल रिटेन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन। तो सी स्टार में लिखा गया है सी स्टार हैपेंस टू बी a compound nucleus in the excited state, it will decay to the some other nuclei plus a byproduct, you can say it is a proton, a neutron or something like that. The relative probability for decay of any specific set of final products is independent of the कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्मेशन। मतलब कंपाउंड न्यूक्लियस फॉर्म कैसे हुआ था, इसके पेरेंट्स कौन से हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, या उनकी कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैरी नहीं हो रही है, तो उसके ओनली द कंपाउंड न्यूक्लियस विल डिसाइड व्हाट हैपेंस इन द लेटर स्टेजेस। The validity of the Bohr's hypothesis for the compound nucleus has been elegantly demonstrated by the several experiments. तो several experiments में इसकी demonstration हो चुकी है, काफी सारे लोगों ने experiment भी perform किए हैं, and इसके regarding SN घोषाल का जो experiment है यहाँ पे discuss किया हुआ है। सेम न्यूक्लियस पॉपुलेट किया गया है corresponding to two different reactions
जो आपके पास टारगेट भी डिफरेंट है, प्रोजेक्टाइल भी यहाँ पे डिफरेंट है, तो 2 डिफरेंट टारगेट कॉम्बिनेशन लेके सेम टारगेट न्यूक्लियस, सेम कंपाउंड न्यूक्लियस को पॉपुलेट किया गया था एंड सेम कंपाउंड न्यूक्लियस की कॉरेस्पॉन्डिंग 3 रिएक्शन चैनल यहाँ पे बने थे। इसका मतलब ये हो गया इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी टारगेट एंड प्रोजेक्टाइल कॉम्बिनेशन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन दी कंपाउंड न्यूक्लियस कि आपके पास कौन कौन सी चैनल अवेलेबल होंगे। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द थ्योरी ऑफ नील बोहर or compound nucleus formation theory. So if the theory of the compound nucleus is correct, we would expect that related cross section for the first reaction and the for the second one, okay, would be the same. तो आपके पास क्रॉस सेक्शन जो है दोनों के लिए सेम होना चाहिए, जो डिके क्रॉस सेक्शन है। So variation of the cross section for the final states with energy of the incident particle is shown below. तो अगर आप क्रॉस सेक्शन वर्सेस एनर्जी को प्लॉट करेंगे तो 1n चैनल है, देखो बेटा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, इसका जो डिके फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के बाद इसके जो डिके प्रोडक्ट है, डिके कैसे बनेगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसकी जो लेवल विड्थ है, लेवल विड्थ सेम रहेगी, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर लीजिए। अगर 62 जिंक बनाया है तो 62 जिंक की कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो डिके विड्थ है वो अलग है। अगर तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पीएन चैनल है, पीएन चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी डिके विड्थ जो है वो ऐसी आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये आपकी इसका मतलब ये हो गया, अगर 1n चैनल के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो वैसा 63 जिंक है तो उसका जो डिके विड्थ है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी है। अगर आपके पास 2n चैनल है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सिमिलरिटी है 62 जिंक के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर 62 कॉपर कंपाउंड न्यूक्लियस है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सिमिलरिटी है। मतलब आपके पास रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब टारगेट प्रोजेक्टाइल कॉम्बिनेशन में ये डिपेंड नहीं करेगा, आपके ओनली कंपाउंड न्यूक्लियस डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है जी, तो ये सीधी सीधी बातें नहीं कर सकते। जो डॉटेड लाइंस है बेटा और जो मार्क किए हुए वो एक्सपेरिमेंटल लाइंस हैं, जो कर्व्स हैं वो थ्योरेटिकल सिमुलेशंस हैं, या उसको कर्व फिट कर्व बोलते हैं, कर्व फिट बोलते हैं हम। Experimental result of the Ghoshal are accurate within the 10% error, 10% limit. It is clear from the above diagrams that for high bombarding energy, excited states in compound nucleus are more closely packed. मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होगी तो कंपाउंड न्यूक्लियस की हायर एक्साइटेड स्टेट ही पॉपुलेट होगी रादर देन द लोअर वंस। So excited levels in the compound nucleus are closely packed or closely spaced and are bombarded or can be partially overlapped. In the high energy limit, many resonancy levels are involved. So आपके पास अगर high energy available होगी तो आप क्या चेक कर सकते हैं बेटा, अगर आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी उसके केस में आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास पीएन एन चैनल की बजाय आपके पास 2n चैनल भी ओपन हो जाएगा। मतलब फाइनल स्टेट में न्यूट्रॉन की बजाय 2 न्यूट्रॉन भी निकलेंगे, या फिर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन की निकलने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो डिपेंडिंग ऑन दी इंटरेक्शन एनर्जी, कितनी एनर्जी प्रोवाइड की है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस है वो जो डिके करेगा। ठीक है, तो these are the experimental results which describe the compound nucleus formation and decay. So level width and various decay modes of the compound nucleus. Next topic. So mean lifetime of any nuclear energy level is the average time for which nucleus remains in the excited state before de-excitation. तो लाइफ टाइम न्यूक्लियर स्टेट का क्या होगा, जितने टाइम के लिए न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस है उस एनर्जी स्टेट में बैठेगा या उस एनर्जी स्टेट में अवेलेबल होगा। इसका जो लाइफ टाइम है उसको टाउ ऑफ ए के साथ लिखा जाता है, नॉट टी ऑफ ए, इसको हम टाउ ऑफ ए के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देन इट कैन बी रिलेटेड विद द डिके कांस्टेंट एज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टाउ, और टाउ ऑफ ए के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। पहले हमने क्या डिफाइन किया, मीन लाइफ टाइम डिफाइन किया है, मीन लाइफ टाइम के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने डिके कांस्टेंट डिफाइन किया है। लाइफ टाइम का रेसिप्रोकल ओनली हमारे पास डिके कांस्टेंट ही होता है बेटा, ये अपने बीएससी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, ये वाला जो एक्सप्रेशन दे रखा है। आपके पास लैम्डा आ गया तो जो डिके विड्थ है दिस इज इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द डिके कांस्टेंट, बिकॉज आपका लेवल कितने टाइम बाद डिके करेगा वो डिके कांस्टेंट ही डिसाइड करता है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेवल विड्थ है, लैम्डा लेवल विड्थ को हम लैम्डा इनटू एच क्रॉस के साथ लिखते हैं, एंड लैम्डा जो है 1 बाय टाउ के साथ लिखते हैं, तो एच क्रॉस डिवाइडेड बाय टाउ आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारे पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा, डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस, मतलब अनसर्टेनिटी इन एनर्जी एंड अनसर्टेनिटी इन टाइम इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच क्रॉस. So it can be written like this. So the delta E it will be written as a delta H cross by divided by delta T. तो एनर्जी डेल्टा टी मतलब उसके लेवल की विड्थ लाइफ टाइम जितना है
उसको हम यहाँ पे लिखेंगे h क्रॉस डिवाइडेड बाय टाउ, और h क्रॉस बाय टाउ के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास लेवल विड्थ आ जाती है। तो लेवल विड्थ और कुछ नहीं है बेटा, इट इज द स्पेसिंग ऑफ द एनर्जी लेवल्स, जिसको हम इंटरप्रेट यहाँ पे कर रहे हैं। तो एनर्जी लेवल कितनी उसकी विड्थ है, तो hence the level width is corresponding to the spread in the energy level। तो मतलब एनर्जी लेवल का स्प्रेड कितना है, जितना ज्यादा एनर्जी लेवल का स्प्रेड होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास लेवल विड्थ हो जाएगी। तो अगर लेवल विड्थ ज्यादा हो गई एज कम्पेयर टू स्पेसिंग, तो उसके केस में आपके पास मिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी, आपके पास फर्क पड़ जाएगा। तो डिपेंडिंग के आपके पास जो आपके पास लेवल विड्थ है, वो आपकी एनर्जी लेवल स्पेसिंग को कैसे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, आपके पास रिजल्ट्स बनेंगे। हायर एक्साइटेड स्टेट में मैंने पहले ही बता दिया, एनर्जी लेवल पास पास होंगे, मतलब जबकि उनके उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिके विड्थ है, जो लैम्डा है, वो ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू आपके स्पेसिंग, जिसको हम डी बोलते हैं। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन डी, उस केस में आपके पास लेवल ही मिक्सअप हो जाएंगे और आपके पास कॉन्टिन्यूम ही एग्जिस्ट करेगा। तो अगर कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग तो हम ऐसे बात कर सकते हैं, अदरवाइज थिंग्स आर गिवन इन कोहेन एज वेल एज इन केरेन बुक। So during relatively long lifetime, the compound nucleus is said to exist in quasi-stationary state। तो long lifetime के लिए जो nucleus है वो stationary state में exist करता है। quasi-stationary है मतलब relative to the strong forces lifetime, जो 10⁻22 के with respect to 10⁸ का factor जो extra आता है, उतने टाइम में compound nucleus जो है quasi-stationary state में exist करता है। So these quantum quasi-stationary states are also known as वर्चुअल स्टेट्स। तो वर्चुअल स्टेट में ये एग्जिस्ट करेगा, तो उसके रिगार्डिंग हम बैठ रहे हैं, वहां पे चलते हैं जहां पे हम डायग्राम है। तो जो न्यूक्लियस के एनर्जी लेवल होंगे, जो अगर एक्साइटेड स्टेट डिसाइड करेगी, जो एनर्जी डिसाइड करेगी कि न्यूक्लियस कौन सी एक्साइटेड स्टेट में बैठेगा, तो अगर लोअर साइड कंपाउंड न्यूक्लियस के पास एनर्जी कम है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑक्यूपाइड बाउंड एनर्जी लेवल नीचे वाले रहेंगे, बिलो द v इक्वल टू 0 पोटेंशियल। अगर अनऑक्युपाइड एनर्जी ऑर्बिटल जो रहेंगे इसके थोड़ा सा ऊपर रहेंगे। अगर कंपाउंड न्यूक्लियस के पास बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, वो वर्चुअल स्टेट्स में एग्जिस्ट करेगा, जो v इक्वल टू 0 के अनबाउंड स्टेट जिसको हम बोलते हैं। तो अनबाउंड स्टेट में क्या होगा कि आपका पार्टिकल एमिशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अनबाउंड स्टेट में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, विद एनर्जी अवेलेबल इज मोर देन 8 MeV, जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन बोलते हैं। अगर उसकी ज्यादा एनर्जी अवेलेबल होगी आपके पास, तो आपके पास जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन एमिशन स्टार्ट कर देगा, न्यूट्रॉन एमिशन स्टार्ट कर देगा, मतलब ब्रेकअप रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, कंपाउंड न्यूक्लियस टूटना डिके स्टार्ट हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस इस पोटेंशियल लेवल के नीचे रहेगा, तो वो क्या करेगा, अल्टीमेटली गामा डिके के साथ वो नीचे आने की कोशिश करेगा, इट विल बी डी एक्साइटिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आपकी ग्राउंड स्टेट है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास गामा रेडिएशन इमिट करके कंपाउंड न्यूक्लियस नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंपाउंड न्यूक्लियस इस लेवल के ऊपर निकल गया, v इक्वल टू 0 के लिए बाउंड स्टेट से ऊपर निकल गया, तो उस केस में आपके पास पार्टिकल एमिशन ही आपके पास बचेगा। और पार्टिकल एमिशन के साथ मोस्टली कई बार गामा रेडिएशन भी आती है, बिकॉज जो आपका न्यूक्लियस है वो पार्टिकल एमिशन के बाद जो चेंज हो गया है, इट हैज टू डी एक्साइट टुवर्ड्स द गामा ग्राउंड स्टेट एंड इट विल बी फॉर्मिंग अ गामा शावर। ठीक है जी, तो इस रिगार्डिंग हमारे पास ऐसा लिटरेचर आ जाएगा। सो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंपाउंड न्यूक्लियस और कॉन्टिन्यूम थ्योरी ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे बेटा, आज के लिए इतना ही बहुत है। तो इसको एक बार आप आराम से पढ़ लीजिए। जो मैंने आपके पास डिके विड्थ की बात की है, लैम्डा जो इट शुड बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ डिके विड्थ लेवल स्पेसिंग, लैम्डा शुड बी इक्विवेलेंट टू डी और समथिंग लाइक दैट, डेल्टा ई का कांसेप्ट बताया, उसको एक बार अपने माइंड में क्लियरली सॉल्व आउट कर लीजिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है बेटा, तो थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए। हाँ जी बेटा, सो एनी क्वेश्चंस एनी डाउट्स, अगर कोई है तो बता सकते हैं आप।